everyone, welcome to my channel. I am सिमरन सानी and I hope class 12 सारे स्टूडेंट्स की इंग्लिश की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो रही होगी. As I've seen that हमारी जो MCQ सीरीज़ है जिसमें हम सब कुछ रिवाइज कर रहे हैं, यू आर एंगेजिंग विद इट और बहुत अच्छे से आप लोग अपना रिविजन कर रहे हो क्लास 12 इंग्लिश का. तो देखो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो CBSE एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे लिए अपलोड हुए हैं उनको. ओके, तो लिटरेचर पोर्शन के सारे क्वेश्चन जो है अभी मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराऊंगी. एंड गाइज ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड तक आपको इन सारे क्वेश्चंस को समझना है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हम इन क्वेश्चंस को समझ गए तो हमें बहुत अच्छे तरीके से किस भी क्वेश्चन को आंसर करने का फॉर्मेट पता चल जाएगा. मैंने रिवीजन सीरीज में भी आपको कितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं सैम्पल पेपर्स में से. वाई? बिकॉज जिससे हमें फॉर्मेट पता चले कि कैसे हमें अपनी सेंसेस को यूज करके आंसर करना है. ठीक है, तो जैसे हमारी रिवीजन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आज हम मिक्स्ड क्वेश्चन जो हमें CBSE ने प्रोवाइड करे इन्हें तो डेफिनेटली करके जाएंगे कि हमें एग्जाम के लिए हम फुली प्रिपेयर्ड हो जाए. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हम इन्हें स्टार्ट करते हैं. तो गाइज ये तो 32 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा था, 31 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे इंग्लिश के क्वेश्चंस. तो इनको तो हम कर ही रहे हैं, बट अगर आपको हर एक चैप्टर का रिवीजन करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिवीजन प्लेलिस्ट डाल दी है. प्लेलिस्ट का नाम आई होप आपको अब तक याद हो चुका होगा, क्लास 12 सैम्पल क्वेश्चन रिवीजन प्लेलिस्ट. उसमें लास्ट लेसन से लेके सारे चैप्टर्स के MCQs मैंने कराए हैं, रिवाइज करवाए हैं, उनको चेक कर लेना. एंड राइटिंग सेक्शन की प्लेलिस्ट भी गिवन है जिसमें राइटिंग सेक्शन कराया एंड रीडिंग सेक्शन भी जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिया. तो सब रिवाइज कर लेना एंड लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा चैप्टर लास्ट लेसन में से है, एक्सट्रैक्ट केस गिवन है. जैसे मैंने आपको रिवीजन सीरीज में कराए थे वैसे ये केस हमें ये गिवन है. While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." तो ये केस आप समझ गए, जब M. Hamill जी जो है डिक्लेयर करते हैं पूरी क्लास को दैट जो है आज का दिन लास्ट लेसन का डे है. ये वो वाला केस हमारे को गिवन है. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इसके बेस पे. Who are the wretches फ्रांस रेफर टू इन दिस एक्सट्रैक्ट? तो यहाँ पूछ रहे हैं कि फ्रांस ने एक किसी को जो है रेचेस की तरह रेफर करा है एक्सट्रैक्ट में. अब आप बताओ वो कौन है? फ्रेंच है, प्रूशियंस है, विलेज पीपल है या स्कूल चिल्ड्रन है? तो पहले हम एक्सट्रैक्ट में जाके ये देखते हैं कि फ्रांस ने रेचेस रेफर कहाँ करा है. तो यहाँ आप देखो लास्ट लाइन में, व्हाट अ थंडरक्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ओह द रेचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. तो यहाँ आपको दिख गया रेचेस यहाँ लिखा है. अब आगे देखो क्या लिखा है, इससे आगे की लाइन में पढ़ो क्या लिखा है, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. टाउन हॉल पे क्या लगा था? टाउन हॉल पे नोटिस लगा था कि अब से जो है फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी. और कॉन्कर कर चुके हैं जो है प्रूशियंस किसको? एल्सेज एंड लॉरेन को. तो समझ में आ गया हमारे को, रेचेस किसको रेफर कर रहा है? फ्रांस प्रूशियंस को रेफर कर रहा है. लिखा है ना याद, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. तो दे और रेचेस वो किसे रेफर कर रहा है? प्रूशियंस को रेफर कर रहा है, क्योंकि प्रूशियंस जो थे अब ओवर करने वाले थे उनकी सिटी को एंड अब जर्मन पढ़ाई जानी थी उनको. फ्रेंच उनकी लैंग्वेज जो थी अब उसको नहीं पढ़ाई जाती. तो इसलिए फ्रांस ने क्या बोला? ओ रेचेस, उनको बोला उसने. ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा B1 द प्रूशियंस. तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, जब ऐसे लिखा है हुआ द रेचेस या कोई सिनोनियम आए तो पर एक्सट्रैक्ट में जाके उसे पढ़ना और उसकी आगे की लाइन पढ़ना. पूरा लाइन जब एक साथ पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा. और वैसे अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा लास्ट लेसन, जैसे मैंने आपको समझाया था, तो आप पहले ही समझ गए होगे फ्रांस किसे रेफर कर रहा है एज रेचेस, किसको? प्रूशियंस को. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. व्हाई डज M. Hamill टेल एवरीवन टू बी वेरी अटेंटिव? M. Hamill ने अटेंटिव होने को क्यों? अब मुझे खुद बताओ, आपने लास्ट लेसन पढ़ा है वीडियो से, क्यों बोला था? हमें पता है उन्होंने इसलिए बोला था बिकॉज वो चाहते थे कि जितनी भी फ्रेंच की उन्हें नॉलेज है आज वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लास्ट लेसन वाले दिन अपने स्टूडेंट्स को दे पाए. मतलब जितना उन्होंने अपने लाइफ टाइम उनको जितना भी आता है वो उन्हें दे पाए और बच्चे सब कुछ ग्रैब कर सके. जो कोई भी वहाँ बैठा होता क्लासरूम में वो अच्छे से जो है लास्ट लेसन पे फ्रेंच को ग्रैब कर पाए. तो ये चीज़ मैंने आपको लेसन में समझाई थी. अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑप्शंस पढ़ते हैं कि उन्होंने इसलिए अटेंटिव होने को बोला बिकॉज ही वांट ऑन द लास्ट लेसन. He wants to inform them of his wish to retire as a teacher. He wants to tell them about the new language that will soon learn. Yeah, he wants to teach them as much of their language as possible in that class. तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? Yes, D1. लास्ट लेसन वाले दिन में M. Hamill सर ने क्यों बोला था अटेंटिव होने को? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज उनको देना चाहते थे उस दिन पर. तो इसलिए करेक्ट आंसर D1. तो समझ रहे हो गाइस, मैं अभी भी आपको कह रही हूँ आप रिवीजन कर रहे हो. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है चैप्टर के एक्सप्लेनेशन. तो वीडियो से जाके पूरा चैप्टर सुन लो, समझ लो अच्छे तरीके से. मैं पीछे जो कीवर्ड्स लिखे थे उनको गौर करना एंड जो है एक बार NCERT से ओवरव्यू भी ले लेना. ठीक है, तो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 33 नाउ. में भी जैसे मैं आपको यहाँ क्वेश्चन पढ़ के बता रही हूँ, इसी
फील के साथ जो है आपको हर एक क्वेश्चन को रीड करना है, ठीक है। व्हाट डज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन सिग्निफाई, क्या सिग्निफाई कर रहा है बर्लिन का ऑर्डर। द ब्लेंडिंग ऑफ टू डिफरेंट कल्चर्स, क्या ब्लेंड हो रहे हैं कल्चर्स, बहुत खुशी से आपस में ब्लेंड हो रहे हैं, नहीं, ब्लेंडिंग तो नहीं हो रही है यहाँ कल्चर्स की। द इम्पोजिशन ऑफ वन कल्चर ओवर अनदर, हाँ बी में ही हमें आंसर मिल गया है। इम्पोज कर रहे हैं प्रूशियंस अपनी लैंग्वेज किसके ऊपर, फ्रेंच के ऊपर। उन्हें कह रहे हैं तुम्हें फ्रेंच नहीं बोलनी, तुम्हें जर्मन बोलनी है, ठीक है, तो समझ में आ गया, हमें इम्पोज कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं उनको, तो करेक्ट आंसर बी वाला है। बट फिर भी हम सी एंड डी को पढ़ेंगे। द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है नहीं, वो तो क्या कह रहे हैं कि तुम फ्रेंच नहीं बोल सकते, अब से जर्मन बोलनी है। इनफैक्ट फ्रांस क्या बोलता है कि ये तो पिजन्स को भी कहेंगे कि तुम कुकू करो जर्मन्स के अंदर। नेक्स्ट, द यूनिवर्सल रिकॉग्निशन ऑफ वन कल्चर एज सुपीरियर, नो, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा B1, इम्पोजिशन हो रहा है वन कल्चर का ओवर द अदर वन, तो करेक्ट आंसर विल बी B1। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट डिपिक्ट्स फ्रांस डैश, अब ये लाइन जो है फ्रांस का क्या शो कर रही है। अब लाइन कौन सी है, लेटेस्ट सी। What a thunder clap these words were to me, तो मैंने आपको लेसन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था थंडर क्लैप का मतलब क्या। अचानक से फ्रांस को तो ऐसे लगने लगा कि भाई क्या हो गया ये, जैसे सडनली आप सरप्राइज हो जाते हो। थंडर क्लैप मतलब सरप्राइज हो जाना, हैरान हो जाना। सरप्राइज एक अच्छा वाला होता है, एक मतलब बिल्कुल हैरान हो जाना, हैरान हो गया था हमारा फ्रांस। तो लेट्स सी कौन सा स्टेटमेंट हमें ये शो कर रहा है कि फ्रांस बिल्कुल हैरान हो गया था। कंफ्यूजन अबाउट द न्यू लैंग्वेज, क्या फ्रांस कंफ्यूज था ये सुन के कि नई लैंग्वेज आएगी, नहीं। एस्टोनिशमेंट एट द वेस्टेड अपॉर्चुनिटी, डिसअपॉइंटेड इन एम हैमिल्स टीचिंग, एंगर टुवर्ड्स द पीपल ऑफ द विलेज। तो गाइस सबसे पहले तो आप ऑप्शंस को पढ़ो, तो कंफ्यूजन तो फ्रांस को नहीं था। अब सी ऑप्शन को पढ़ना, डिसअपॉइंटमेंट इन एम हैमिल्स टीचिंग, ये तो सीधा आप एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट कर दो। क्या डिसअपॉइंटेड था एम हैमिल की टीचिंग को लेकर फ्रांस, बिल्कुल भी नहीं। वो तो इनफैक्ट सोच रहा था कि मैं अपने टीचर को क्रैंकी समझता था, बट ही इज़ वेरी गुड ऑन द लास्ट डे, तो सी तो बिल्कुल भी नहीं है। D1, एंकर टुवर्ड्स द पीपल ऑफ द विलेज, क्या वो एंग्री था पीपल ऑफ विलेज से, नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, एस्टोनिशमेंट एट अ वेस्टेड अपॉर्चुनिटी। सुन के कि आज के बाद उसे फ्रेंच नहीं पढ़ने दी जाएगी, वो एस्टोनिश हो जाता है। तो थंडर क्लैप आप मतलब समझो क्या होता है थंडर क्लैप का, मैंने क्या बताया आपको, शॉक हो जाना, एकदम से सरप्राइज हो जाना, हैरान हो जाना। और यहाँ एस्टोनिशमेंट वर्ड देखो, इसका मीनिंग भी सेम ही है, सरप्राइज, शॉक हो जाना, एस्टोनिश्ड। तो यहाँ सबसे पहले हमें देखते सार पता चल सकता है ऑप्शन बी है। और वो एस्टोनिश किस लिए हो जाता है, अस्टॉनिशमेंट एट अ वेस्टेड अपॉर्चुनिटी। कौन सी अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो गई थी इसकी ये बता रही हूँ, क्योंकि अगर एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, उसको गाइज वो अभी इतना छोटा था, उसको फ्रेंच अपनी लैंग्वेज जो उसकी मदर टंग थी अभी बोलनी ही नहीं आती थी अच्छे से, उसको पार्टिसिपल्स भी नहीं आते थे अच्छे से। तो वो अपॉर्चुनिटी अपनी मदर टंग सीखने की, बोलने की, लिखने की, वो अपॉर्चुनिटी अब उसके हाथ से चली गई थी। तो इसलिए वो एस्टोनिश हो जाता है कि अरे मैं तो अभी तक अपनी फ्रेंड्स को सीरियसली ही नहीं ले रहा था, अब मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो इसलिए B1 इज द करेक्ट वन। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन दैट यूजेस माउंटेड एज यूज इन द एक्सट्रैक्ट, तो माउंटेड वर्ड एक्सट्रैक्ट में कब यूज हुआ है, एक बार ऊपर चलेंगे एक्सट्रैक्ट में और देखेंगे। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है एक्सट्रैक्ट में ये वर्ड यूज हुआ है, एक्सट्रैक्ट में लाइन यूज हुई है, तो एक बार एक्सट्रैक्ट को देखना। लेट्स सी। व्हाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, क्या सोच रहा था फ्रांस, वही सब सोच रहा था, ये सब क्यों बैठे यहाँ पे विलेजर्स एंड ऑल दैट। एम हैमिल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, एम हैमिल ने अपनी चेयर को माउंट करा। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, एम हैमिल अपनी चेयर पे से ना ऐसे ही स्टैंड अप, ठीक है, वो खड़े होते हैं, तो अपनी चेयर को उठा के ही साइड में रखते होंगे या थोड़ा इधर करके रखते हैं, रेस करके रखते हैं, माउंट करते हैं वो अपनी चेयर को। अगर आप उठोगे चेयर पर से तो चेयर को ऑर्गेनाइज करोगे ना, तो एम हैमिल उठे होंगे और उन्होंने चेयर को ऐसे ऑर्गेनाइज करके इधर उधर मूव करा होगा। एंड देन उन्होंने ग्रेव एंड जेंटल टोन में बोला, गाइस दिस इज द लास्ट लेसन, आज के बाद हम फ्रेंच नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये सीन था। तो माउंट का मतलब आप यहाँ पे समझ गए कैसे यूज है, चेयर को उठा के साइड में रखा हो, ऊपर रखा हो, ऑर्गेनाइज करा हो, कुछ चेयर के साथ कुछ मूवमेंट करी है हमारे एम हैमिल सर ने। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया किस रेफरेंस में माउंटेड वर्ड यूज हुआ है हमारे इस एक्सट्रैक्ट में। अब देखते हैं यहाँ हमें कौन कौन सी लाइन्स गिवन है। तो क्वेश्चन क्या था, सिलेक्ट माउंटेड एज यूज इन द एक्सट्रैक्ट। तो माउंटेड कैसे यूज हुआ है, चेयर को मूव करा है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सलीमा माउंटेड द बाईसाइकिल एंड रोड डाउन हिल। अब यहाँ पे क्या है, सलीमा माउंटेड द बाईसाइकिल एंड रोड डाउन द हिल। माउंटेड मतलब पता है क्या होता है आपको, राइड करने को भी ना माउंटेड ही कहते हैं। जब किसी हॉर्स को राइड करते हैं तो उसके लिए भी माउंटेड वर्ड यूज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या एम हैमिल सर चेयर पे बैठ के कहीं राइड करके जा रहे थे, नहीं, उन्होंने तो चेयर को ऑर्गेनाइज करा था। तो फर्स्ट वन तो बिल्कुल भी नहीं है। सलीमा बाईसाइकिल में मतलब क्या है, सलीमा बाईसाइकिल पे बैठी और राइड करके चली गई, तो A1 तो नहीं है। बी, पीटर माउंटेड द प्लेटफॉर्म टू अ राउजिंग वेलकम हिज नील्स as a tension mounted in the game। and फोर्थ पे हमें गिवन है, किम्पी माउंटेड अ प्रोटेस्ट by refusing to talk to her sister all day।
ओके तो फर्स्ट वाला तो नहीं है ए ऑप्शन, बी सी एंड डी देखते हैं। तो लेट अस सी द डी1। किम्पी माउंटेड अ प्रोटेस्ट बाय रिफ्यूजिंग टू टॉक टू हर सिस्टर ऑल डे। यहाँ पे किम्पी ने क्या करा है, माउंटेड हर प्रोटेस्ट। यहाँ पे माउंटेड किस तरीके से यूज हुआ है, जैसे कि उसने अपने प्रोटेस्ट को इंक्रीज कर दिया है। उसने जो है अपनी सिस्टर से बात नहीं करी थी तो उसने उस प्रोटेस्ट को इंक्रीज कर दिया है, बिल्कुल ही बंद कर दिया है। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है कोई चीज़। बट एम हेमिल सर ने क्या करा था, ऑर्गेनाइज करा था उन्होंने चेयर को। नेक्स्ट देखो यहाँ पे सत्यजीत बिट हिज नेल्स एज द टेंशन माउंटेड इन द गेम। जैसे ही टेंशन गेम में बढ़ने लग गई, इंक्रीज हो रही थी, तो हमने नेल्स बाइट करने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे गाइज आप समझ चुके होंगे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, बी वाला है। ए में भी माउंटेड राइडिंग के लिए यूज हो रहा था, सी और डी में माउंटेड वर्ड यूज हुआ है इंक्रीजिंग शो करने के लिए। और जो हमारा B1 है यहाँ पे हो रहा है माउंटेड वर्ड यूज किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने को लेकर। अब यहाँ देखो, पीटर माउंटेड द प्लेटफॉर्म टू अ राउजिंग वेलकम। पीटर ने प्लेटफॉर्म को जो है माउंट कर दिया फॉर द वेलकम, ठीक है। तो उसने प्लेटफॉर्म को ऑर्गेनाइज करा होगा, ऊपर करा, राउज करा है फॉर द वेलकम। तो यहाँ पे जो है जिस तरीके से एक्सट्रैक्ट में माउंट वर्ड यूज हुआ है, बी ऑप्शन में यूज है। पीटर ने भी को जो है ऑर्गेनाइज करा एंड हमारे एम हेमिल सर ने भी चेयर को ऑर्गेनाइज करा था। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, B1। तो आपको ये समझना है दैट एक्चुअली में हो क्या रहा है हमारी सिचुएशन में, फिर उसको जो है हमें मैच करना है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे एम हेमिल सर ने ऑर्गेनाइज करा था चेयर को, वैसे ही पीटर ने जो है प्लेटफॉर्म को ऑर्गेनाइज करा, उसको थोड़ा हाई लेवल पे रखा। तो विद दिस करेक्ट आंसर B1। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 36 नाउ। एंड हमारा 10 पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू इंटीग्रेटेड होल। तो समझ गए आप, ये हमारे को डगलस जो है बता रहे हैं कि स्विमर ने किस तरीके से उनको जो है उनके इंस्ट्रक्टर ने उनको किस तरीके से स्विमिंग सिखाई, ठीक है। In April, he said, now you can swim, dive off and swim the length of the pool, crawl, stroke, etc. तो questions देखते हैं इसके basis पे। Let the narrator to believe that he was not finished. ओके गाइस, तो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था दैट जो है इंस्ट्रक्टर ने तो कह दिया था यू आर फिनिश्ड, अब आप जो है स्विमिंग कर सकते हो। बट डगलस को अभी भी पूरा यकीन नहीं था। तो आपको बताना है क्यों नहीं था, मैंने तो आपको चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया था। तो अब देखते हैं क्या है। व्हाट लेट द नरेटर टू बिलीव दैट ही वॉज नॉट फिनिश्ड। क्यों नरेटर को ऐसा लग रहा था कि वो अभी तक फिनिश नहीं हुए, अभी भी वो पूरे कॉन्फिडेंट नहीं है, अभी भी टाइनी फियर है उनके मन में। देखते हैं हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ स्विमिंग, हिज इंस्ट्रक्टर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज स्विमिंग, हिज इनसिक्योरिटी ओवर हिज एबिलिटी टू ओवरकम फियर, या हिज मोटिवेशन टू ओवरकम हिज फियर, न्यूली डेवलप्ड फियर। तो करेक्ट आंसर क्या है गाइस, C1। अभी भी उनके मन में, मैंने कहा ना टाइनी फियर था उनके मन में, अभी भी उनके मन में अभी भी इनसिक्योरिटी थी कि भाई अभी तो मेरे साथ इंस्ट्रक्टर है, मैं उसके सामने जो है पूल में जो है स्विमिंग कर सकता हूँ, बट अगर मैं अकेले होऊंगा तब क्या। तो उनको अभी भी इनसिक्योरिटी थी, तो उन्होंने अपनी इनसिक्योरिटी को ओवरकम करने के लिए वो लेक पे जाते हैं और फिर डाइव करते हैं और फिर फियर को बोलते हैं, को भी बोलते हैं ना, नाउ व्हाट मिस्टर टेरर। तो समझ गए, उनको इनसिक्योरिटी थी, इसलिए उन्होंने लास्ट टाइम खुद को टेस्ट करा। तो करेक्ट आंसर C1, ठीक है। लेट्स बेस्ट डिस्क्राइब द नरेटर्स रिलेशनशिप विद हिज फियर। अब जो पानी को लेकर उनका डर था डगलस का, वो क्या डिस्क्राइब करा, उनका रिलेशनशिप पानी के डर से कैसा था। होस्टाइल था, इवेजिव था, इंडिफरेंट था या रिप्रेसिव था। तो गाइस होस्टाइल मतलब कि तुम किसी से लड़ना चाह रहे हो, यू आर एग्रेसिव टुवर्ड्स देम। तो यानी कि जो है डगलस चाहते थे कि वो इसको ओवरकम करे, इस फियर को। ही वॉज लाइक कि मुझे इस चैलेंज की तरह लेना, अगर मुझे डर लग रहा है पानी से तो नहीं, मैं डरता नहीं रहूँगा, मैं इसको ओवरकम करूँगा। क्या ऐसा था इनका एटीट्यूड। इवेजिव मतलब कि छोड़ के भाग जाना किसी चीज़ को, इवेड करना। तो क्या ऐसा था कि वो चाहते थे कि नहीं भैया मैं तो डरा ही रहूँगा पानी से। या फिर C1 इंडिफरेंट, यानी कि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। इंडिफरेंट मतलब किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना, या उन्हें फ़र्क इन कोई बात नहीं कर रहा मैं स्विमिंग, तो कोई नहीं, कुछ और कर लेंगे। तो इंडिफरेंट तो बिल्कुल भी नहीं था। एंड लास्ट से रिप्रेसिव भी। तो गाइस करेक्ट आंसर कौन सा होगा, A1 होस्टाइल। उनका जो रिलेशनशिप था ना अपने फियर से, वो बहुत होस्टाइल था। ही वॉज लाइक कि भाई मेरे को इस फियर को ओवरकम करना ही करना है, मेरे को स्विमिंग भी करनी है, मेरे को कैनोइंग भी करनी है, मेरे को लेक में डाइव भी मारनी है, मुझे इस वाटर के फियर को ओवरकम करना है। तो इसलिए उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्टर की हेल्प लेके खुद को एक स्विमर बना लिया था। तो उनका रिलेशनशिप कैसा था, होस्टाइल था। तो करेक्ट आंसर A1 होस्टाइल। लेट्स सी दैट। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इमेजिन करना एक एक चीज़ को कि कैसा उनका रिलेशनशिप था। किसी के भी रिलेशनशिप है तो पहले उनका रिलेशनशिप इमेजिन करना कैसा था एंड देन उनको ऑप्शन से मैच करना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ट डिस्क्राइब द कंट्रास्ट इन द फोकस ऑफ द स्विमिंग इंस्ट्रक्टर एंड द नरेटर व्हेन इट केम टू स्विमिंग। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या कंट्रास्ट, जो कौन सा ऑप्शन है जो कंट्रास्ट दिखा रहा है इंस्ट्रक्टर में एंड नरेटर की स्विमिंग में। ठीक है, वाइल द फॉर्मर फोकस्ड ऑन द मैकेनिक्स द लेटर फोकस्ड ऑन द क्रिएटिविटी। फॉर्मर कौन हो गया यहाँ पे,
इंस्ट्रक्टर एंड लैटर कौन हो गया यहाँ पे, डगलस जी, ठीक है। तो ए ऑप्शन कह रहा है कि फॉर्मर यानी कि जो हमारा इंस्ट्रक्टर है वो तो मैकेनिक्स पे फोकस कर रहा था, बट लैटर यानी कि जो हमारा डगलस जी हैं वो क्रिएटिविटी पे फोकस कर रहे थे। तो क्या वो क्रिएटिव हो रहे थे? नहीं, क्रिएटिव नहीं थे वो। While the former focused on the physical, the latter was more focused on the psychological। यहाँ लिखे फॉर्मर कौन, यानी कि इंस्ट्रक्टर तो फिजिकली मेंटेन करा रहा था पुली लगा के, और उनको जो है पानी में वो जो उन्होंने लेग्स वाली एक्सरसाइज उन्हें कराई, एवरीथिंग करके फिजिकली उनको मेंटेन करा था। एंड यहाँ लिखा लैटर यानी कि जो डगलस थे वो साइकोलॉजिकली अपने फियर को डील करना चाहते। तो गाइस करेक्ट आंसर आपको यही समझ में आ गया होगा, B1 है। वाई? बिकॉज वी नो डगलस ने क्या कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज द फियर इटसेल्फ। डर के आगे जीत है, वही माउंटेन ड्यू वाली लाइन उन्होंने हमें समझाने की कोशिश करी, दैट हमारे को अपने डर को जो है हराना होगा। और वो कहाँ से होगा? सबसे पहले यहाँ हमारे दिमाग से, माइंड से होगा। अगर हम दिमाग से डरते रहेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू डू इट। तो इसीलिए जो है इंस्ट्रक्टर ने तो उन्हें फिजिकली प्रिपेयर करा था, बट साइकोलॉजिकली वो खुद प्रिपेयर हुए थे। जब उन्होंने टेरर से बातें करी अपने, जब उन्होंने पानी में देखा था लेक में, तो उन्हें एकदम से डर लगा था थोड़ा सा। तो उन्होंने बोला नाउ मिस्टर टेरर व्हाट यू कैन डू टू मी, ऐसे करके वो कुछ बोलते हैं ना, तो उन्होंने खुद को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करा। तो करेक्ट आंसर हमारा B1 है। आंसर हमारा B1 है। फिर भी आप C और D भी पढ़ सकते हो। यहाँ लिखा है वाइल फार्मर फोकस ऑन द प्रैक्टिकल, द लैटर वो मोर फोकस ऑन द थियोरेटिकल। क्या थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स पे फोकस कर रहे थे डगलस? नहीं। वाइल द फॉर्मर फोकस ऑन कैजुअल लर्निंग, कैजुअली हमारे को जो है इंस्ट्रक्टर ने ट्रेन करा था? नहीं, उन्होंने तो बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन करा था। तो करेक्ट आंसर B1 ही है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 39। नंबर 39, The narrator mentions his conversation with fear in the story to emphasize the dash। तो जैसे उन्होंने बताया ना कि मैंने टेरर से बात करी थी 2 बार, मैं आपको बता भी चुकी हूँ। उन्होंने बोला था वेल मिस्टर टेरर व्हाट यू कैन डू टू मी। तो ये जो उन्होंने कॉन्वर्जेशन करी टेरर से, उसको चैप्टर में मेंशन क्यों करा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, गैप्स इन हिज स्किल एज स्विमर शो करने के लिए, ग्रिप दैट फियर ऑफ वाटर स्टिल हैज़ ऑन लाइफ शो करने के लिए, इम्प्रूवमेंट इन हिज अश्योरेंस एज अ स्विमर शो करने के लिए, या ईज विद विच ही फॉरगेट अबाउट हिज फियर ऑफ स्विमिंग शो करने के लिए। तो करेक्ट आंसर इज गाइस C1। उन्होंने शो करा कि जिस तरीके से उन्होंने खुद को अश्योर करा एज अ स्विमर, उन्होंने अपने डर से बात करी, वो खुद को टेस्ट करने के लिए गए लेक पे, एंड जब उन्हें थोड़ा सा डर आया तो उन्होंने उस डर को चिल्ला के क्या बोला, यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू मी, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, अब मेरे को स्विमिंग करनी आती है। वेल मिस्टर टेरर व्हाट यू कैन डू टू मी। तो उन्होंने ये क्यों हमारे को जो है ये लाइन को मेंशन करा चैप्टर में, इम्प्रूवमेंट इन हिज अश्योरेंस एज स्विमर शो करने के लिए, कि मेरे को था थोड़ा सा डर, बट मैंने वो डर कैसे निकाला, मैंने ना टेरर से बात करके अपने आप को फाइनली टेस्ट करके उस डर को निकाल दिया था। तो करेक्ट आंसर C1। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 40 नाउ। क्वेश्चन नंबर 40, द स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हेल्प द नरेटर टू रिगेन हिज डैश। तो क्या जो है स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ने हेल्प करी थी नरेटर की स्ट्रेंथ गेन करने में, प्रोस्पेरिटी, इनोसेंस या कॉन्फिडेंस। तो क्या गेन करवाया था उन्होंने? यस, कॉन्फिडेंस गेन कराया था। डगलस को बहुत डर लगता था पानी में जाने से, तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप पहले पुलिस के थ्रू, रोप के थ्रू, एक्सरसाइजेस के थ्रू पहले उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करा, एंड देन उनको एक परफेक्ट स्विमर बना दिया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब हमारा नेक्स्ट केस शुरू हो गया है। माई मदर एट 66 से। गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो एक एक्सट्रैक्ट कौन सा है? आई लुक्ड एट हर वन पेल फेस as late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said, see you soon amma, all I did was smile, smile and smile। तो आपको मैं चैप्टर तो समझा चुकी हूँ, पोएम नहीं पढ़ी है तो आई थिंक सो 6 to 8 मिनट्स में मैंने ये पोएम बहुत डिटेल में समझाई थी, ताकि एक बार रिवाइज कर लेना पोएम बिफोर योर एग्जाम। लेट्स सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट शो द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन 1 and 2। तो गाइज यहाँ पे 2 स्टेटमेंट गिवन है, आपको इन दोनों का रिलेशनशिप बताना है क्या है। तो स्टेटमेंट 1 हमें गिवन है, द पोएट लुक एट हर मदर्स एजिंग फेस। जो पोएट है उन्होंने अपनी मदर के एजिंग फेस को देखा, ठीक है। सेकंड गिवन है, द पोएट रिमेंबर्स एन ओल्ड फियर एज सी यूज्ड टू हैव एज अ चाइल्ड। और सेकंड स्टेटमेंट में गिवन है कि पोएट को अपना पुराना डर याद आ गया अपनी मदर से सेपरेशन वाला, जो उन्हें बचपन में आता था। तो स्टेटमेंट 1 and 2 क्या हो सकती हैं गाइस? तो अब आप यहाँ पे देखो, जैसे उन्होंने मदर का फेस देखा ना, अरे बड़ी ओल्ड लग रही है ये, उसी समय उन्हें वो वाला डर आ जाता है जैसे उन्हें बचपन में आता था सेपरेशन का अपनी मदर से एज अ चाइल्ड। तो क्या है ये, कैसा रिलेशनशिप है इसका? फर्स्ट उन्होंने देखा और उनको डर आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो गया, कॉज, और सेकंड क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। तो लेट्स सी देखते हैं हम, 1 रिजल्ट ऑफ 2, यानी कि 1 है 2 का रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट 1 इज द कॉज ऑफ 2, सेकेंड इज फॉल्स बट फर्स्ट इज ट्रू, या सेकेंड फर्दर्स द मीनिंग ऑफ 1। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, कॉज क्या था, जब उन्होंने देखा अपनी
मदर के फेस को, वो कॉज था। और उसका इफेक्ट क्या हुआ कि उनको फिर से डर आ गया, जो उन्हें बचपन में आता था सेपरेशन वाला। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी कॉज है और सेकंड स्टेटमेंट उसका इफेक्ट था। तो लेट्स सी कौन से ऑप्शन में ये गिवन है, B1 में गिवन है 1 इज द कॉज ऑफ 2। उनको डर क्यों लगा सेपरेशन का, एकदम से क्यों डर आया उनके मन में, जो बचपन में आता था वापस, जब जैसे ही उन्होंने अपने मदर के एजिंग फेस को देखा। तो 1 इज द कॉज ऑफ 2, B1 इज द करेक्ट वन। तो सबसे पहले आपको रिलेशनशिप को समझना होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स पोएट चाइल्डहुड फियर। तो उन्हें बचपन में क्या फियर होता था, ये आपको बताना है। आवर पेरेंट्स विल लीव अस समडे, ये उन्हें लगता था। ओल्ड एज विल गिव अस रिंकल्स एंड पेल स्किन, ये डर लगता था। आवर पेरेंट विल डिसओन अस फॉर शेमफुल एक्ट्स, जो बच्चे शैतानी करते हैं, शेमफुल एक्ट्स करते हैं, इस वजह से पेरेंट जो है डिसओन कर देंगे बच्चों को, ये डर लगता था। या वी विल हैव टू लीव आवर पेरेंट्स हाउस समडे, या किसी दिन पेरेंट्स के हाउस को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उनको क्या डर लगता था, उन्हें ये डर लगता था कि कहीं उनसे उनके पेरेंट्स जो है दूर ना हो जाए। तो करेक्ट आंसर होगा A1। उस समय पे उनको घर से छोड़ के जाने वाला डर नहीं था, उनको ये लगता था ऐसा ना हो कि मैं अपने पेरेंट्स से दूर हो जाऊँ। आवर पेरेंट्स विल लीव अस समडे, करेक्ट आंसर होगा हमारा A1। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, व्हाट इज पोएट ट्राइंग टू डू इन द लास्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट। लास्ट लाइन क्या है, ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। ये एक रेपिटेशन है, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, तीनों बार जो है स्माइल वर्ड रिपीट हो रहा है। दिस इज अ रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस। तो वो बार बार क्यों कहती हैं आई स्माइल स्माइल एंड स्माइल, क्या शो कर रहा है। तो गाइज वी नो शी इज़ कवरिंग हर पेन। उनके मन में तो कुछ और चल रहा है, वो बहुत परेशान है अपनी मदर को देख के कि उन्हें छोड़ के जाना पड़े, बट वो कवर अप कर रही है उसको स्माइल से। तो ये चीज़ समझते हुए लेट्स सी द ऑप्शन, शी इज़ ट्राइंग टू सूद हर मदर्स फियर अबाउट ओल्ड एज, she is hiding her own fear about her mother's growing old, forget about the guilt about leaving her mother alone, अपनी गिल्ट कम कर रही हैं वो, या फिर रिमेंबर हर मदर्स इमेज बिफोर शी पासेस अवे, या उनको एक बार भर के देख रही हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, वी नो दैट वो अपने खुद स्माइल करके वो क्या करिए, अपने खुद के फियर को छुपा रही हैं। उनको डर लग रहा है बट फिर भी वो क्या करिए, ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, येस B1, शी वॉज हाइडिंग हर ओन फियर। उन्हें फियर था ना, जैसे उन्हें बचपन में फियर होता था कि वो सेपरेट ना हो जाए अपनी मदर से, वही फियर उनका वापस आया और वो स्माइल करके उसी फियर को छुपा रही थी। तो करेक्ट आंसर इज B1, हाइडिंग हर ओन फियर अबाउट हर मदर्स ग्रोइंग ओल्ड एज। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट पोएट्स चाइल्डहुड फियर। तो आपको बताना है, इट हैज़ रीसरफेस्ड एंड इज़ पेनफुल टू एक्सपीरियंस, वो फिर से वापस आ गया है और बहुत पेनफुल है। इट हैज़ बिन रिवील्ड टू हर मदर एंड शेयर्ड ओपनली, यानी कि उनकी मदर को भी पता चल गया है कि उन्हें डर लग रहा है इस बात को लेकर। तो नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था। इट हैज़ बिन फॉरगॉटन एंड इज़ इन अ बिटर स्वीट मेमोरी नाउ, वो भूल चुकी हैं उस डर के बारे में। या फिर इट हैज़ इमर्ज एज अ न्यू इन्फॉर्मेशन एंड इज़ अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, एक इन्फॉर्मेशन की तरह है। तो नहीं गाइज, रीसरफेस कर गया। सडनली वो गाड़ी में जब बैठी हुई थी, देखा उन्होंने अपनी मदर को, एजेड लग रही थी वो बहुत, तो वो जो बचपन का फियर जो कहीं दबा हुआ था वो एकदम से रीसरफेस कर जाता है, उन्हें एकदम से लगने लगता है कि येस शी इज़ ग्रोइंग ओल्ड। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, A1। वो जो था फियर, जो अनकॉन्शियस हो चुका था, वो एकदम से रीसरफेस होकर उनके कॉन्शियस माइंड में आ जाता है। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 45 नाउ, द अबव एक्सट्रैक्ट शोज अ कंट्रास्ट बिटवीन विच टू एस्पेक्ट्स। तो भाई अबव एक्सट्रैक्ट में क्या हो रहा है, हमें पता है कि पोएटेस जो है बहुत परेशान है, बट वो क्या कर रही है, शी इज स्माइलिंग स्माइलिंग एंड स्माइलिंग, कवर कर रही है अपने फिर को, अपने दर्द को और अपने फियर को छुपा रही हैं, ये हमें पता है। लेट्स सी द स्टेटमेंट्स में हमें क्या गिवन है कंट्रास्ट शो करने के लिए, हाउ द पोएट फील्स एंड व्हाट द पोएट सीज, जो वो फील कर रही है, जो कह रही है वो डिफरेंट है। या फिर हाउ ओल्ड द पोएट इज़ एंड हाउ ओल्ड मदर इज़, ये कंट्रास्ट शो कर रहे हैं कि पोएट ओल्ड नहीं है और मदर ओल्ड है। हाउ द पोएट्स मदर्स लुक एंड हाउ द मून लुक, मून कैसा दिख रहा है, मदर कैसे दिख रही है। या हाउ द पोएट सीज थिंग एंड हाउ पोएट्स मदर सीज थिंग, या मम्मी कैसे देख रही है और जो है पोएट कैसे देख रही हैं चीज़ों को। नहीं गाइज, ये तीनों ही ऑप्शन B C D आप देखते ही समझ गए होगे, ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है, हाउ द पोएट फील्स। मैंने आपको बार बार बताया कि ऐसे फील कर रही थी, वो डर रही थी, वो परेशान थी, बट वो क्या करती हैं, शी यूज टू स्माइल। तो जैसा वो फील कर रही थी वो दिखाती नहीं है, शी वॉज डूइंग स्माइल स्माइल एंड स्माइल। तो करेक्ट आंसर A1, हाउ द पोएट फील्स एंड व्हाट द पोएट सेज, ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल स्माइल। और क्या कहती है, सी यू सून अम्मा, बहुत खुश होकर कहती हैं। तो जैसा वो फील कर रही थी वो दिखाती नहीं है, तो कंट्रास्ट हो गया ना यही। तो करेक्ट आंसर A1। ओके गाइस, तो हमने 45 तक कर लिए क्वेश्चंस ये।
अब जो है आगे के क्वेश्चन मैं आपको सेकंड पार्ट में कराऊंगी, तब तक आप इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज करो अच्छे से। आई होप आपको समझ में आया होगा फॉर्मेट, कैसे क्वेश्चंस को डील करना है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम ये क्वेश्चन नंबर 46 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट से, जस्ट इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगी। और जो बच्चे बाद में वीडियो देखेंगे तो उन्हें डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से चेक कर लो, मैंने पोएटिक डिवाइसेस की वीडियो को भी पिन कर दिया है, और 12th की इंग्लिश की फुल प्लेलिस्ट भी, जिससे सारे चैप्टर्स का रिविजन कर लो अच्छे से एक बारी। मैंने बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनाई, 15 मिनट्स में लास्ट लेसन, एक बार सबको रिवाइज कर लो अच्छे से, कॉन्फिडेंट हो जाओ अपने एग्जाम के लिए। और फिर क्या, राइटिंग सेक्शन प्लेलिस्ट भी की मैंने, नोटिस राइटिंग के रिविजन के लिए, एमसीक्यूज के लिए, एडिटर टू एडिटर के लिए। और कल मैं आपको फैक्चुअल केस बेस्ड जो हमारा पैसेज बचा है वो हम जो है डिस्कस कर लेंगे, कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन। और इसमें जो हमें कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन मिला है फैक्चुअल पैसेज, उसको भी डिस्कस कर लेंगे एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन में से भी। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तो वी विल कंटिन्यू दिस क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। इफ यू हैव एनी क्वेरीज टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, and let's meet in the next video.